वो भूचाल जिसका सारे इंतजार कर रहे थे वो आ गया और ऐसा लगता है कि खेल अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। अब ये चीजें फैसला कुन हो जाएंगी मैक्सिमम अगले चंद हफ्तों में। चंद हफ्तों की मैं बात कर रहा हूं तो 1 महीना 1.5 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट वाले दिन तक बहुत सारी चीजें इस मुल्क में तय होनी है। जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उनमें से एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था मखसूस नशिस्तों वाला, जो 12 जुलाई को 8 जजेस ने अक्सरियत से सुनाया था, उसके ऊपर जो है वो तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। जो तफसीली फैसला है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। 70 सफ़ों पे मुश्तमिल ये फैसला है। जो इसके अंदर इब्तदाई तौर पे चीजें सामने आई हैं और जो इसकी समरी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली ये फैसला क्या क्या रहा है। कुछ बुनियादी चीजें जो सवाल उठाए जा रहे थे, एक तो कादी फायद ईसा साहब ने पूरे केस में ये कोशिश की कि लकीर का फकीर बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट को, यानी अदालत अपने दिमाग से काम ना करे, हालातों वाकयात को ना देखे, इंसाफ के तकाजों को ना देखे, सिर्फ ये देखे जो लिखा है उसके ऊपर अमल दरामद कर दें। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज तो ये बड़ी क्लियर की है कि जो आइन की तशरीह है उसको करने का तरीका ये नहीं है कि आप हरफ बहरफ उसके ऊपर अमल करें। उसको करने का तरीका जो है वो आपने ये देखना होता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हालातों वाकयात क्या है और किस तरह की सिचुएशन है और मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। तो आपने इंसाफ देना होता है, आपने लकीर का फकीर नहीं बनना होता। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है या आइन है उसके अंदर तो तरमीम भी हो सकती है और ये तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। दुनिया के कई ममालिक है जहां पे आइन लिखा हुआ है ही नहीं, वहां पे आइन तहरीरी तौर पे मौजूद नहीं है, वो कन्वेंशन के ऊपर चलते हैं। तो दूसरी जो एक चीज और बड़ी क्लियर की गई वो ये की गई कि जो नुकसान हुआ किसी का भी, यानी इदारे जो थे, स्पेशली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से या उनके गलतियों की वजह से या जो भी उन्होंने किया, इसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो इसको जुर्म करार देती है, वो तो कहते हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उसकी वजह से जब किसी को नुकसान हो जाएगा तो उसका अजाला भी इंसाफ का तकाजा है और इसी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सीटें वापस मिलती हैं। फिर एक सवाल उठाया जाता था कि पीटीआई जब आई नहीं केस का हिस्सा नहीं बनी, तो एक तो ये बात गलत है कि पीटीआई नहीं आई और केस का हिस्सा नहीं मिली। पीटीआई ने बाकायदा इसके अंदर दरखास्त दी थी और दूसरा उसमें यह कहा कि जनाब वैसे भी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो कौन थी, वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही थी और सबको पता है। उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रोसीजरल चीजें हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वोट किसको पड़ा है। वोट तो पड़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, और जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट पड़ा है तो सीटें भी उनकी हैं और मखसूस नशिस्तें भी उनकी हैं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से, यानी जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ था वोट को इज्जत दो, उस बयानिए के साथ ये 8 जजेस पूरी ताकत के साथ खड़े हो गए। एक और सवाल जो बार बार उठाया जाता रहा वो ये था कि जनाब मामला ये है कि सियासी जमातों ने मखसूस नशिस्तें ले ली, अब उनसे वापस क्यों ली जाए, उन्होंने तो मखसूस नशिस्तों की लिस्टें दे दी हैं। तो मामला इंसाफ का है, जिसका मैंडेट है मखसूस नशिस्तें उसी को मिलेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से क्लियर किया कि तरीके इंसाफ एक सियासी जमात है, ये बहुत वजाहत के साथ चीज सामने आ गई है और पीटीआई केस की फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। यह अदालत कई मुकदमात में कह चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं है, हमें इंसाफ करना होता है। फिर यह भी क्लियर कर दिया कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे, ये डिक्लेयर कर दिया काजी साहब ने और 11 जजेस ने, यानी ये 8 जजेस और 3 जजेस मजीद 11 जजेस ने बड़ा खुलकर यह बात कही थी कि जनाब ये जो 39 मेंबर्स हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, बाकी जो है वो आजाद है। लेकिन 8 जजेस ने फिर जो तफसीली फैसला दिया है उसके अंदर भी दोबारा ये कह दिया कि ये सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। पीटीआई ने दावा किया कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और वोटर ने इनको पीटीआई का उम्मीदवार होने की हैसियत से वोट दिया है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर बड़े संजीदा सवाल उठ गए और इस फैसले ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर, इलेक्शन कमीशन तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई मुखालिफ उम्मीदवार है, मैदान में आया हुआ है। और यह बड़ी हैरत का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें कि इलेक्शन कमीशन को तो एक ऐसे इदारे के तौर पे आना चाहिए था जिसके लिए सारे उम्मीदवार या सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी होती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैरानकुन हद तक यहां पे एक पॉलिटिकल फरीक के तौर पे नजर आ रहा था। हालांकि इसका बुनियादी काम सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून है और वो फरवरी 2024 में अपना यह किरदार अदा करने में नाकाम रहा। यह बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स का हवाला दिया, आइन के आर्टिकल्स का हवाला दिया, इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया और इससे यह साबित किया कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन चीजों की मुखालफत की है। जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब यह नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए हैं। अच्छा, एक चीज और, अब कादी फायद ईसा साहब का जो एक स्या फैसला जिसको सब कहते हैं वो है जी 13 जनवरी वाला, जहां पे कादी फायद ईसा साहब ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ला छीन कर कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बात की कि फसाद की जड़ एक्चुअली यहां पे मौजूद है।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वादे करती है अगर सुप्रीम कोर्ट, तो कंफ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हकूक वादे नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन यानी कादी फायदीसा साहब और इलेक्शन कमीशन यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब, यानी इन दोनों के बारे में अब ये लिख रही है अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, वादे कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम अज कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती थी। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब यह नहीं कि सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। इतनी क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया। अब अगर आप ये देखते हैं तो फिर ये कादी फायदीसा साहब के ऊपर भी एक तरह की चार्जशीट है कि आपने क्लैरिटी पैदा नहीं की, कंफ्यूजन पैदा हो गई। और पाकिस्तान में सबको सब कुछ नजर आ रहा था, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, जो कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो रहा था वो कादी फायदीसा साहब को नजर आ रहा था। अगर उनके फैसले की गलत तशरीह हो रही थी या उनके कहने का मतलब ये नहीं था जो जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हुई है, तो उन्हें उस वक्त इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था, इस पर बात करनी चाहिए थी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया, और इतना दीवार के साथ लगाया कि आज इलेक्शन के बाद 8 महीने गुजर गए हैं, अब तक सारा सिस्टम उसी तरह जमूत का शिकार है। तो ये एक चार्जशीट है जनाब, और इसमें एक और चीज भी कही गई है, और वो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं। 8 जजेस ने तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आईन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियत फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं है। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इनका अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के खिलाफ है। तो ये जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, ये मैंने आपको भी शॉर्ट चीजें बताई हैं। एक्चुअली एक चार्जशीट है, ये चार्जशीट है चंद लोगों के खिलाफ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चार्जशीट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। अब जो एक धांधली वाला केस पड़ा हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस वक्त उसके ऊपर बेंच बनेगा और धांधली वाला केस सुना जाएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद वो सुना जाना चाहिए, वो जब भी सुना जाएगा उस केस के अंदर ये केस जो है रेफरेंस के तौर पे डाला जाएगा। और ये इलेक्शन फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है ये कलअदम हो सकता है, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस फैसले के अंदर कुछ चीजें क्लियर कर दी गई हैं और फुल कोर्ट का ये फैसला है। यहां पे जो चीजें क्लियर हो गई हैं ये अगले केस के अंदर काम आएंगी। 2 चीजें हो सकती है ना, एक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर कर सकती है इस फैसले की बुनियाद पे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो घर जाना पड़ेगा, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए, फारिग हो जाना चाहिए, और सारा पाकिस्तान यही रिकमेंड कर रहा है, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, जो 2 जज साहिबान ने जिस तरह अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया, तो इनके ऊपर भी जो है वो कोई ना कोई चार्ज लग सकता है। तीसरा, कादी फायदीसा साहब ने तो जो करता था वो कर दिया, वो अभी तक कर रहे हैं। आज की डेवलपमेंट में आपको बताया तो इस फैसले के बड़े असरात होंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देगी। हुकूमत कोशिश करेगी कि फैसले पर अमल दरामद रोका जाए, और उन्होंने अभी से अपने बाल बच्चों के जरिए से, अपने लोगों के जरिए से इस फैसले के ऊपर तनकीद भी शुरू कर दी है। अब ये कह रहे हैं जी फैसला जो भी हमने इसको नहीं मानना, तो फैसले के ऊपर अमल दरामद तो करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने 5 दफा इजलास किया, 5 दफा बैठे और किसी नतीजे में नहीं पहुंचे। भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको फैसला लिखकर दे दिया है, आप जाएं और जाकर फैसले पे अमल दरामद करें, और अगर कोई आपके ऊपर दबाव है तो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताएं कि जनाब हमारे ऊपर ये दबाव है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे, या फिर इस्तीफा देके अपनी खराब चले जाए। आपके पास तो यही ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर खुद अमल दरामद करवा देगी और आप लोग जेल चले जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बचेगा नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, आपको याद होगा जरदारी साहब ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए से भी इसके अंदर एक तरमीम की है, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से बाहर निकाला गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से बाहर निकालने की जो वजह थी वो अब सामने आ चुकी है। कमेटी का इजलास बुलाया गया, और इस इजलास के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में शिरकत नहीं की, और शिरकत किए बगैर वो चले गए। जस्टिस कादी फायदीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कमेटी के इजलास में शिरकत की, यानी कादी फायदीसा साहब ने की, उनके हम ख्याल जज हैं वो। और जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, साकिब बशीर साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने इस हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है, ऑर्डिनेंस के बाद दोबारा जब उसकी तश्कील की गई है तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिए। कमेटी को 3 सफ़हात पर मुश्तमिल 8 पैराग्राफ का खत उन्होंने लिख दिया, लेकिन इससे कादी साहब को फर्क नहीं पड़ा, उनकी वहां पे मेजॉरिटी आ गई है और उनका कंट्रोल कमेटी के ऊपर हो गया है। तो जो मैं आपको थोड़े दिन पहले बता रहा था कि इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा और ये चीज आपके सामने आएगी, तो वो चीज सामने आ चुकी है। सबसे पहले इस कमेटी ने जो बेंच बनाया और जो केस लगाया वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जो मैंने आपको कहा था हूबहू वही काम हुआ है।
63A। मैंने आपसे कहा था ना 2022 में एक फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कि जो आदमी अपनी पार्टी की मर्जी के बगैर वोट डालेगा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, उसकी सीट भी चली जाएगी। हुकूमत इसके अंदर नजरसानी चाहती थी, उस वक्त एक दरखास्त डाली हुई थी। अब वो दरखास्त 30 सितंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा दी गई और उसके लिए एक नया बेंच बना दिया गया है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अब कादी साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने मिलकर यह बेंच बनाया है, तो यहां पे कादी साहब खुद उसकी जो है वो सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस दोबारा से एक ऐसे केस के अंदर आ रहे हैं जो सियासी नौयत का है, जिस केस के आईनी तरमीम पर असरात पड़ सकते हैं, जिस आईनी तरमीम के जरिए से कादी फायद ईसा साहब को एक नई आईनी अदालत बनाकर उसका चीफ बनाया जाएगा। तो इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कादी साहब वही केस सुनने जा रहे हैं जिस केस का बराह रास्त असर पड़ेगा किस चीज पे, काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन पे। यानी वो खुद केस सुनेंगे और उन्हीं की एक्सटेंशन के बारे में बाद में एक तरमीम लाई जाएगी। कादी साहब सरबराही कर रहे हैं, बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया गया है ताकि थोड़ा सा वो किया जा सके। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब शामिल हैं, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब शामिल हैं और जस्टिस मजहर आलम मियां साहब शामिल हैं। तो ऐसा लगता है फिक्स में आज आपको पता है हुकूमत के हक में फैसला आ जाएगा और उसके बाद जो है वो वोट काउंट होना शुरू हो जाएगा मुनहरिफ अराकीन का, ताकि आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे किए जा सके। अभी फिर गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है अगले चंद दिनों के लिए, और वो सिर्फ इस सूरत में है कि वो अपने वोटर्स गायब करें, अपने वोटर्स को कंट्रोल करें, अपने वोटर्स को काबू करें, अपने वोटर्स को तहफ्फुज़ दें ताकि उनके एमएनएज आईनी तरमीम में मजबूर होकर वोट ना डालें आईनी तरमीम के हक में। तो ये अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौका है। इस हवाले से वकला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है इसके अंदर जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, इस हवाले से वकला में बहुत रिएक्शन है और वकला ये कह रहे हैं कि हम डेडलाइन देने वाले हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी नहीं करती बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हम एक बड़ा एहतजाज लेकर जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब भी जा सकते हैं। और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने एक बड़ी डेवलपमेंट की है और वो भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज आ रही हैं, मंडे का दिन है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मियां वाली का जलसा कैंसल और रावलपिंडी का जलसा जो है वो किया जाएगा, और वो किया जाएगा 28 तारीख को, यानी हफ्ते वाले दिन। 29 तारीख को एतवार को नहीं होगा, 28 तारीख को हफ्ते वाले दिन जलसा किया जाएगा रावलपिंडी में। ये इमरान खान साहब ने कह दिया। इसका रीजन क्या है? देखिए, मियां वाली में जलसा करते और फिर रावलपिंडी में आते तो 2 हफ्ते लग जाते, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ने यह भांप लिया है कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। तो इतनी तेजी से जो वक्त गुजर रहा है तो उनको भी अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को तेज करना पड़ेगा। वकला की तहरीक भी तेज हो रही है, सिविल सोसाइटी की तहरीक तेज हो रही है, सहाफियों में आवाजें बहुत ज्यादा उठ रही हैं इस नाइंसाफी के खिलाफ, और अदलिया के अंदर भी इस पे एक रिएक्शन मौजूद है, वो लावा किसी वक्त भी फट सकता है। दूसरा, इमरान खान साहब ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को तगड़ा किया है कि जनाब रावलपिंडी चले और वहां पे जलसा करें। अब हुकूमत पंजाब होगी और रावलपिंडी होगा और रावलपिंडी के अवाम होंगे। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि लाहौर में तहरीक इंसाफ सिर्फ एक कौमी असेंबली की सीट हारी थी। रावलपिंडी के पूरे डिवीजन में 13 की 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। एक सीट भी पीएमएलएन नहीं जीत सकी। रावलपिंडी का जो कमिश्नर था चट्टा, उन्होंने क्या कहा था? चट्टा साहब ने खुद कहा था कि जनाब सारा इलेक्शन हमने 2 नंबरी से 50-50, 60-60 हजार की जीत को हार में बदला है। तो अब ये सब जो है वो रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं एहतजाज को लेकर। हफ्ते वाले दिन रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करेगी। इमरान खान साहब की एक नई स्ट्रेटेजी है, उन्होंने अपनी फील्डिंग तब्दील की है और तरीकेकार तब्दील किया है और गेम को थोड़ा सा उसकी पेस को चेंज किया है, या एक नया स्पेल करना शुरू किया इमरान खान साहब ने। तो मैंने आपको पहले कहा कि ये मामला अब अपने आखिरी राउंड में दाखिल हो गया है। जाते जाते नाज़रीन सिर्फ मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि सनम जावेद साहिबा के जो वालिद हैं उनको गिरफ्तार किया गया था बेटियों में दबाव डालने के लिए। तो उनके जो वालिद हैं उन्होंने आकर कहानी बताई। उन्होंने कहा जी कि वहां एक इंस्पेक्टर था इमरान कमर नाम का, और उसने मुझे बहुत धमकाया, गालियां दी, बदतमीजी की। उसने मुझे ये कहा कि मेरी बेटी अगर सियासत करती होती तो मैं उसे गोली मार देता। यानी क्या इस मुल्क में बेटियों का वोट डालना या उन्हें सियासी शऊर होना एक जुर्म हो गया है? क्या इस मुल्क में खवातीन अब सियासत नहीं कर सकती? ये उस सूबे का एक इंस्पेक्टर कह रहा है एक बाप को कि मैं गोली मार देता अपनी बेटी को, जिस सूबे की वजीर आला चाहे फॉर्म 47 के ऊपर ही है, एक औरत है। क्या ये इंस्पेक्टर इतनी जरूरत करेगा कि नवाज शरीफ को जाकर ये कहे कि अगर मेरी बेटी सियासत करती तो मैं गोली मार देता? ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। और जो औरत कार्ड इस्तेमाल करने वाले हैं या जो बार बार औरतों की इज्जत की बात करने वाले हैं, वो इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोले अब तक। मैं इंतजार करूंगा बोलते हैं या नहीं, और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर उनको सुनना पड़ेगा। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।